welcome to the channel. So in the previous video we already discussed about the value added method of calculating the national income. So now we are moving forward. We are going to talk about income method, that is measurement of factor incomes with the perspective of income method. So according to this method, what we need to do is we need to calculate all the factors of production's income, that is wages, profit, rent, interest, etc. So if we are going to calculate the national income through this method, हम जितनी भी फैक्टर सर्विसेज की इनकम हमने प्रोवाइड करी है उन सबको ऐड करके उनको सम अप करके ये पता लगा सकते हैं कि हमारी नेशनल इनकम क्या है. सो व्हाट आर द कॉम्पोनेंट्स ऑफ द फैक्टर इनकम. सबसे पहले हमारी है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़. ओके, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ वो इनकम, वो अमाउंट होती है जो कि एम्प्लॉयज़ को पे करते हैं एम्प्लॉय फॉर प्रोवाइडिंग दी प्रोडक्टिव सर्विसेज. अगर एम्प्लॉय कोई अपनी प्रोडक्टिव सर्विसेज उन्हें प्रोवाइड करा रहा है तो एम्प्लॉय उन्हें कुछ पेमेंट करता है जिनको हम बोलते हैं कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़. ओके, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ जनरली नेशनल इनकम के चैप्टर में 3 तरफ से डिवाइडेड है, पेजेस एंड सैलरीज इन कैश. ओके, अगर हम किसी भी तरीके से एम्प्लॉयज़ को कैश में पे कर रहे हैं सैलरी या फिर वेजेस, जैसे कि मॉनेटरी बेनिफिट्स हो गए सारे इन दी फॉर्म ऑफ सैलरीज, बोनस, डीएनएस अलाउंसेस एंड कमीशन, तो वो हमारा होगा वेजेस एंड सैलरीज इन कैश. ओके, अदर वे होती है वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड. सो काइंड में क्या होता है, अगर हमें किसी भी तरीके से एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को फ्री होम दे रखा है, कार दे रखी है, मेडिकल एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज़ दे रखी हैं, सो दे ऑल सम अप फॉर वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड. अगर वो मॉनेटरी फॉर्म में है तो इन कैश, और अगर वो अदर फॉर्म्स में है तो इन काइंड. ऑल्सो थर्ड काइंड ऑफ एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन होते हैं, दैट इज़ एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम. इसमें क्या होता है, अगर आपका एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है आपके लिए प्रोविडेंट फंड के लिए, जो कि अल्टीमेटली आपके रिटायर होने के बाद आपको किसी भी तरह से पैसे मिलने वाले हैं इन दी फॉर्म ऑफ प्रोविडेंट फंड और पेंशन्स और ग्रेचुइटी. सो ऑल दिस इज़ काइंड ऑफ सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स जो कि आपको सोशली सिक्योर करता है आफ्टर योर जॉब इज़ सीज्ड. Okay, if you are old and you couldn't do job, you have to earn money, you have to live, and for the purpose of living you need money. So social security schemes में भी काफ़ी बार employees आपका contribute करते हैं जो कि in the form of provident fund वगैरह होता है, तो ये भी एक तरह से compensation होता है employees के लिए. Second kind of फैक्टर सर्विसेज होती हैं रेंट एंड लॉयल्टी. सो व्हाट इज़ रेंट एंड लॉयल्टी. रेंट इज़ दैट पार्ट ऑफ नेशनल इनकम जो अराइज होती है. सो वी वर टॉकिंग अबाउट रेंट एंड लॉयल्टी. सो रेंट नेशनल इनकम का वो पार्ट होता है जो कि अराइज होता है फ्रॉम द ओनरशिप ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग. ओके, सो रेंट इनकम 2 तरह की हो सकती है, एक्चुअल रेंट ओके एंड इम्प्यूटेड रेंट. सो अगर हम बात करें, इम्प्यूटेड रेंट होता है ओनर का, जो कि जैसे सपोज़ हमने घर बनाया है और हम उस घर में रह रहे हैं, तो उस घर का इम्प्यूटेड वैल्यू हम सारी सर्विसेज, वो हाउसिंग सर्विसेज ले रहे हैं, बाकी हम उसके लिए कोई रेंट पे नहीं कर रहा है, इसलिए हम इम्प्यूटेड वैल्यू निकालते हैं. वी ऑलरेडी डिस्कस्ड कि वो हमारा नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है, दैट इज़ इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउसेज शुड बी इंक्लूडेड. ओके, सो 2 तरह की एक्चुअल रेंट, मतलब आपने किसी को अपना घर रेंट पे दे रखा है, आप उससे कोई इनकम कमा रहे हैं. ऑल्सो अगर आप अपने घर में रह रहे हैं तो उसकी भी इम्प्यूटेड वैल्यू नेशनल इनकम में इंक्लूड होती है. ओके, लॉयल्टी refers to that income received for granting leasing right of subsoil assets. So अगर फॉर एग्जांपल ओनर्स होते हैं मिनरल डिपॉजिट लाइक कोल, आयरन एक्सेट्रा, तो वो अगर अपने लीजिंग पे या फिर मतलब राइट्स दे देते हैं किसी और को उस लैंड को यूज़ करने के लिए फॉर द पर्पज़ ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मिनरल्स ओके लाइक कोल एंड आयरन एक्सेट्रा. सो अगर कॉन्ट्रैक्टर्स को वो लीज कर देते हैं तो उससे कोई इनकम होती है, तो दैट इज़ लॉयल्टी. थर्ड काइंड ऑफ इनकम इज़ इंटरेस्ट. सो इंटरेस्ट वो अमाउंट होता है जो रिसीव होता है फॉर आफ्टर लेंडिंग फंड्स टू अ प्रोडक्शन यूनिट. जैसे कि सपोज लेंडिंग, आपको पता है अगर हम किसी इंसान को पैसा देते हैं like in kind of we are giving money in form of lending, so वो इंसान बोरो कर रहा है एंड
for borrowing you have to give some amount other than the principal amount, that is interest. So interest वो होता है जो कि रिसीव होता है फॉर लैंडिंग फंड्स टू प्रोडक्शन यूनिट. सो वी आर कंसिडरिंग ओनली प्रोडक्शन यूनिट, नॉट एनी पर्सनल काइंड ऑफ फंड गिवन टू अनदर पर्सन. सो दो तरह के इंटरेस्ट होते हैं, एक्चुअल इंटरेस्ट एंड इम्प्यूटेड इंटरेस्ट ऑफ फंड्स प्रोवाइडेड बाय द एंटरप्रेन्योर. इंटरेस्ट इनकम होती है जो कि वो भी होती है जो कि इंटरेस्ट ऑन लोन्स टेकन फॉर प्रोडक्टिव सर्विसेज ओनली. ओनली प्रोडक्टिव सर्विसेज ऑलरेडी डिस्कस्ड प्रोडक्शन यूनिट के लिए हो रहा है, कोई भी पर्सनल तरह की लेंडिंग और बोरोइंग हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं. ओके और यहाँ पे दो पॉइंट्स ये रखे हैं जिसमें दे रखा है इंटरेस्ट इनकम क्या क्या इंक्लूड नहीं करता है. सो इंटरेस्ट पेड बाय गवर्नमेंट ऑन पब्लिक डेट. सो अगर हमने कोई पब्लिक डेट पे अगर इंटरेस्ट पे किया है पब्लिक ने तो उसका इंटरेस्ट हम इंक्लूड नहीं करेंगे. और अगर इंटरेस्ट कंज्यूमर ने पे किया है फॉर कंजम्पशन पर्पसेस तो वो भी इंक्लूड नहीं होगा. ऑल्सो अगर एक फर्म ने दूसरे फर्म को किसी काइंड का इंटरेस्ट दे रखा है तो वो भी इंक्लूड नहीं होगा. सो वी ऑलरेडी डिस्कस्ड कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, रेंट एंड लॉयल्टी एंड इंटरेस्ट. फोर्थ इज प्रॉफिट. तो वी ऑल नो प्रॉफिट क्या होता है. किसी भी तरीके से एंटरप्रेन्योर कोई भी रिस्क ले रहा है, कोई भी बिजनेस कंडक्ट कर रहा है तो उसके कंट्रीब्यूशन के लिए जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रही है उसके कंट्रीब्यूशन के लिए वो जो अर्न करता है इनकम वो होता है प्रॉफिट. ओके सो प्रॉफिट जो अर्न होता है वो यूजुअली 3 टाइप के पर्पसेस के लिए यूज़ होता है. कॉर्पोरेट टैक्स जो कि एंटरप्राइज अपने टैक्सेस पे करती है गवर्नमेंट को, जो भी टोटल प्रॉफिट अर्न होता है उसके लिए, तो वो प्रॉफिट टैक्स और बिजनेस टैक्स भी कहलाता है. ऑल्सो डिविडेंड. सपोज़ एक एंटरप्रेन्योर के पास इतना मनी नहीं होता कि वो काफ़ी बार कंपनी चला सके खुद के ही पैसे से, तो वो लेंड करता है तो उस लेंड के लिए कोई डिविडेंड जो देना पड़ता है शेयर होल्डर्स को जो कि कंपनी में शेयर लेते हैं, वो भी डिविडेंड प्रॉफिट डिविडेंड की तरह जाता है. थर्ड इज़ रिटेन अर्निंग. कुछ प्रॉफिट का पार्ट रिटेन अर्निंग की तरह कंपनी अपने पास रखती है फॉर सम काइंड ऑफ अनसीन फ्यूचर्स एंड कॉन्टीजेंसीज. सो और ऑल्सो बिजनेस एक्सपेंशन आगे अगर डाइवर्सिफाई करना हो तो कंपनी कैन यूज़ दीज रिटेन अर्निंग्स फॉर दैट. सो ये 3 प्रॉफिट की ऑफ अर्न जो प्रॉफिट होता है वो 3 पर्पज़ के लिए यूज़ होता है. ऑल्सो इन शॉर्ट प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉर्पोरेट टैक्स प्लस डिविडेंड प्लस रिटेन अर्निंग्स. अगर आपको क्वेश्चन में काफ़ी बार ऐसा हो कि प्रॉफिट ना दे रखा हो तो जो चीज़ें कॉन्स्टिट्यूट करके प्रॉफिट बनता है वो दे रखी होंगी, उससे आप प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं. एंड फिफ्थ इज मिक्स्ड इनकम. सो व्हाट इज़ मिक्स्ड इनकम. ये इनकम जनरेट होती है बाय ओन अकाउंट वर्कर्स लाइक फार्मर्स, बार्बर्स एंड इन कॉर्पोरेटेड एंटरप्राइजेज लाइक रिटेल ट्रेडर्स एंड शॉपकीपर्स. ओके ये उस टाइप की इनकम के लिए यूजुअली वर्ड यूज़ होता है जहाँ पे मोर देन वन टाइप ऑफ फैक्टर इनकम होती है. मिक्स्ड इनकम जब अराइज होती है जब प्रोडक्टिव सर्विसेज सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सनस की होती है whose income include wages, rent, profit, interest. So अगर जैसे डॉक्टर है कोई अपने घर पे ही क्लिनिक चला रहा है तो दैट इज़ काइंड ऑफ मिक्स्ड इनकम क्योंकि वो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है. और काफ़ी बार जो ओन अकाउंट वर्कर्स होते हैं फार्मर्स, बार्बर्स जो कि किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते या उनका कोई एम्प्लॉयर नहीं होता तो वो भी मिक्स्ड इनकम में आती है क्योंकि उसमें भी काफ़ी बार जो फैक्टर इनकम्स होती हैं इंक्लूडेड होती हैं. सो वी ऑलरेडी डिस्कस्ड कि फैक्टर इनकम के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं जो हेल्प करता है इनकम मेथड से नेशनल इनकम निकालने के लिए. अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ स्टेप्स ऑफ इनकम मेथड. सो सबसे पहले हमें ये करना है कि जो भी एंटरप्राइजेज हैं जितनी भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से इनकम जनरेट कर रही है लाइक ऑल दी फैक्टर इनकम, तो वो हम क्या करेंगे उन सबको फाइन करेंगे, एक तरह से बाइफरकेट करेंगे बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. सो नाउ जितने भी एम्प्लॉयर्स हैं जिन्होंने ये सब फैक्टर इनकम्स पे करी है इनको 3 सेक्टर्स में डिवाइड करने के बाद में इनमें हम ये क्लासिफाई करेंगे कि कौन सा कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ के अंडर आ रहा है, कौन सा रेंट एंड रॉयल्टी, कौन सा इंटरेस्ट, कौन सा प्रॉफिट एंड कौन सा मिक्स्ड इनकम जो कि कंपोनेंट्स हैं फैक्टर इनकम के. नेक्स्ट हम इन सब को सम अप करके निकालेंगे डोमेस्टिक इनकम. सो जो भी हम जिस मेथड को यूज़ कर रहे हैं जैसे हमने वैल्यू एडिट किया था तो हमने सारी वैल्यू ऐड करके निकाला था डोमेस्टिक इनकम. ओके फर्स्ट व्हाट वी took is GDP, MP.
एंड उसके बाद में हमने डेप्रिसिएशन और NIT माइनस करके डोमेस्टिक इनकम निकालना था। इसमें ऑलरेडी डोमेस्टिक इनकम आ रहा है, वी देर इज़ नो नीड टू डिडक्ट और ऐड डिप्रिसिएशन और NIT। यहाँ पे एग्जैक्टली इनकम को प्लस माइनस करके डोमेस्टिक इनकम आ रहा है सीधा, एंड इस इनकम को हम अगर नेशनल नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी national income. That is what we are calculating and we are learning to calculate in this whole chapter. So ये इसका मेथड है. नेक्स्ट हमें ये प्रिकॉशन क्या क्या देखना है जिससे हमें ऐड नहीं करना है, जिससे कहीं गलत नेशनल इनकम ना निकले. तो फर्स्ट विल बी ट्रांसफ़र इनकम. ओके, सो ट्रांसफ़र इनकम जो कि विदाउट रेंडरिंग एनी सर्विसेज, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि जो ट्रांसफ़र इनकम होती है, जो अनअर्नड इनकम होती है, जो कि हमें यूनिलेटरली मिलती है, वो हम इंक्लूड नहीं करेंगे. ऑल्सो सेकेंड हैंड गुड्स की सेल्स को हम इंक्लूड नहीं करेंगे बिकॉज फर्स्ट हैंड वो ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका है, नहीं तो डबल काउंटिंग होगी. थर्ड इज़ इनकम फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स विल नॉट बी इंक्लूडेड. ये जितने टाइप की इनकम होती हैं ये मेयर पेपर क्लेम्स होती हैं एंड इन्वॉल्व्स अ चेंज ऑफ टाइटल ओनली. क्योंकि आजकल हमारे यहाँ डिजिटल फॉर्म चल रहा है, अब कोई पेपर काइंड ऑफ वर्किंग नहीं चल रही है शेयर्स और डिबेंचर्स ट्रेडिंग में. सो हम लोग अब ये ऑल्सो सिर्फ टाइटल चेंज होते हैं क्योंकि ऑलरेडी एक बार सेल हो चुकी होती है, फिर कोई अपने शेयर्स दूसरे को सेल कर देता है, फिर किसी और को सेल कर देता है. तो ऑलरेडी एक बार वो ऑफरिंग हो चुकी होती है. उसके बाद में सेकेंडरी मार्केट में जब ऑफरिंग होती है तो वो डबल काउंटिंग को लीड कर सकती है. इसलिए हम इन सब की इनकम किसी भी तरीके से इंक्लूड नहीं करते. ऑल्सो विंडफॉल गेम्स, अगर हमने कोई लॉटरी जीती है या फिर हॉर्स सेल्स से कोई भी जो गैम्बलिंग काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ होती हैं उनसे हमने कोई अर्निंग की हो तो वो इंक्लूड नहीं करेंगे. ओके, इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ओनर्स ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स विल बी इंक्लूडेड. ओके, जैसे हमने पिछले वैल्यू एडिड में पढ़ा था कि इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ दी ओनर ऑक्यूपाइड हाउस, क्योंकि हम रेंटेड हाउस की तरह सर्विसेज ले रहे हैं, वैसे हमें अपने ही घर में रहने के लिए भी इम्प्यूटेड वैल्यू काउंट करनी पड़ेगी. ओके, इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल, जैसे कि हमने कोई कैपिटल लगाया है तो हम उस पर भी इंटरेस्ट लेते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ सर्विसेज काइंड ऑफ सर्विसेज. सो अगर हम ओनर कोई अपने प्रोडक्शन यूनिट पे किसी भी तरीके से अर्न कर रहा है या फिर कोई फ़ायदा ले रहा है तो दैट इज़ इम्प्यूटेड वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे. नेक्स्ट इज पेमेंट आउट ऑफ पास्ट सेविंग्स, दैट इज डेथ ड्यूटीज़, वेल्थ टैक्स एक्सेट्रा नॉट इंक्लूडेड. ओके, अगर किसी भी तरीके से कोई पास्ट सेविंग्स है किसी भी तरह की, गिफ्ट टैक्स, डेथ ड्यूटीज़ एक्सेट्रा, तो ये वेल्थ से या फिर पास्ट सेविंग से पे करी जा रही है और ये किसी भी तरीके से करंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में इंक्लूड नहीं कर रही हैं, किसी भी तरीके से कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं कर रही है, तो हम इसे इंक्लूड नहीं करेंगे. एंड ऑल्सो इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं लाइक सेल्स, एक्साइज ड्यूटी एक्सेट्रा आर नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट, ऑल्दो ये इंक्लूड होती है मार्केट प्राइस पर. तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि कौन सी प्रिकॉशन है जो कि हमें लेनी पड़ती है इनकम मेथड को कैलकुलेट करने के लिए. तो सबसे पहले है ट्रांसफ़र इनकम, हम इंक्लूड नहीं करेंगे. ऑल्सो जो हमारी सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स है वो हम इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि ये फर्स्ट हैंड पे हो चुकी हैं. थर्ड इज़ इनकम फ्रॉम शेयर ऑफ सेल्स एंड एक्सेट्रा, जो भी नॉन अदर टाइप्स ऑफ असेट्स होते हैं, फिक्टिशियस काइंड ऑफ, जो कि हमारे फिज़िकल नहीं होते हैं, तो वो एसेट्स की जो भी इनकम होती है हम सेल नहीं करेंगे क्योंकि ये एक मेयर पेपर क्लेम है और ये चेंज ऑफ टाइटल की तरह से काम करते हैं. विंडफॉल गेन्स, अगर किसी भी तरीके से हमें पैसे किसी भी तरीके से लॉटरी में मिले हैं तो इंक्लूड हम नहीं करेंगे. ऑल्सो इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ओनर्स ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स, तो वो हम इंक्लूड करेंगे क्योंकि हम वो सर्विसेज ले रहे हैं, वो हम इनकम ले रहे हैं लाइक इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल, तो वो हम इंक्लूड करेंगे. नेक्स्ट पेमेंट्स आउट ऑफ पास्ट सेविंग्स, वो हम इंक्लूड नहीं करेंगे. इनडायरेक्ट टैक्सेस हम नहीं करेंगे ऑन फैक्टर कॉस्ट. बट इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट मार्केट प्राइस वी हैव टू इंक्लूड इट. ओके, सो यहाँ पे काइंड ऑफ एक नोट सा दिया हुआ है जिसमें रखा है इलीगल इनकम. सो ट्रांजैक्शन जो कि म्यूचुअल अग्रीमेंट बिटवीन दी पार्टीज़ की वजह से होता है लाइक स्मगलिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग, दी शुड बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम. बट ये जनरली इंक्लूड नहीं कर पाते हैं क्योंकि इलीगली होते हैं एंड अगर गवर्नमेंट के पास इनका ट्रैक गया तो ये इलीगल होने की वजह से किसी भी तरीके से पनिशमेंट में लीड कर सकती है. तो
जनरली लोग अगर इस तरह की एक्टिविटीज़ से कोई इनकम कमाते हैं तो दे डोंट शो दैट टू द गवर्नमेंट जस्ट टू get away from them. And transaction that arises without any mutual agreement between the parties, example theft, these should not be included. Okay, also अगर लिखा भी होता कि included करनी चाहिए तो कौन सा थीफ जाके बोल रहा है कि लेना है, so included नहीं होनी चाहिए, बट जो mutual agreement में हो रखा है वो include करना है. So this is all. We will cover all the प्रैक्टिकल क्वेश्चंस इन दी लास्ट वीडियो, जिसमें हम सारे तीनों मेथड को इंक्लूड करेंगे और तीनों मेथड से कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो हम उस वीडियो में पढ़ेंगे. ऑल्सो जो तीनों मेथड होते हैं, अगर हमारे पास कोई भी क्वेश्चन है और उसके एग्रीगेट्स हैं, उसके अंदर वैल्यू दे रखी है, तो चाहे हम इनकम मेथड से निकालें, चाहे हम वैल्यू एडेड और एक्सपेंडिचर मेथड, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाने वाली हूँ, हमेशा नेशनल इनकम का आंसर सेम आएगा. नेशनल इनकम कभी भी चेंज नहीं होगी हम अगर एक ही क्वेश्चन है तो. सो वेदर वी आर यूजिंग एनी ऑफ द मेथड यू विल गेट द सेम आंसर फॉर द नेशनल इनकम. Okay, so in the next video we are going to study the expenditure method, and then in the last video, I think fifth one, we will solve various questions so that you will get the clear vision of the national income, and अगर किसी भी तरह का क्वेश्चन आता है तो एग्जाम उसको सॉल्व कर पाएंगे. So if you like the video, please comment and share, and thank you so much.